नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो 10 सवाल जो बने आज रात तक की सुर्खियों से। और ये सभी सवाल आप सभी के लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 13 अक्टूबर को अपनी करंट अफेयर की नई क्लास। आज के क्लास की शुभारंभ करेंगे आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। और आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। दोस्तों, क्षमा भी उस भुजंग यानी सांप को शोभा देती है जिसके पास गरल यानी विष हो। उस सांप को क्या शोभा देगी जिसके पास ना तो जहर है, ना ही दांत है, और जो विनीत सरल है। यानी अगर आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो आपके पास पहले सामर्थ्य होना जरूरी है, तभी लोग आपसे डरेंगे और आप क्षमा भी कर पाएंगे। डराने का मतलब क्या है कि आपकी इज्जत करेंगे, यानी आपको सबके सामने बेइज्जत नहीं करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शक्ति एकत्रित करनी पड़ेगी, और वो आजकल मिलती है आर्थिक समृद्धि से। और आर्थिक समृद्धि का सबसे सुलभ और आसान साधन है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से आप सबसे आसान तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आर्थिक समृद्धि कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी समृद्धि के लिए प्रयास करते हैं एक और आज की क्लास के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा समझौते में मुख्य चर्चा का विषय क्या थी। अभी दोस्तों क्या हुआ, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। वही राजनाथ सिंह जिन्होंने अभी कच्छ की धरती से पाकिस्तान को ललकारा है। और ये राजनाथ सिंह अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहुंचते हैं, और इनकी राजधानी क्या है, तो कैनबरा। कैनबरा पहुंचते हैं, और वहां पर कैनबरा में ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष यानी रक्षा मंत्री से मिलते हैं, और कुछ समझौतों पर दोनों सहमति जताते हैं। और किस सब समझौतों पर सहमति जताते हैं, तो वो समझौते हैं रक्षा निर्माण के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, समुद्री सहयोग के क्षेत्र में। तो जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रिचर्ड मार्लस से मिलते हैं, और दोनों के बीच में समझौता होता है। दोनों देशों के बीच में समझौते के लिए सहमति दोनों देते हैं। किस पर, रक्षा क्षेत्र में हम काम करेंगे ऐसा बोलते हैं। फिर साइबर सुरक्षा, यानी जो आजकल ऑनलाइन ठगी होती है उसके सुरक्षा करेंगे, ऐसा भी ये क्या कहते हैं, वादा करते हैं। साथ ही कहते हैं कि हम समुद्री सहयोग को बढ़ाएंगे। समुद्री सहयोग आप बोलेंगे इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो समुद्र में मजबूत है वही देश अपना शासन करता है। और अमेरिका ने अपने इस सत्ता को बनाए रखने के लिए दुनिया में कई जगह अपने नेवल बेस यानी सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं जो समुद्र में स्थित है, और उनके माध्यम से वो पूरी इस विश्व को कंट्रोल करता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया भी अब समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। साथ ही जब ये रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो उप प्रधानमंत्री हैं वही वहां के रक्षा मंत्री भी हैं, जिनका नाम क्या है, तो रिचर्ड मार्लस जिनका नाम है। दोनों कहां पर थे, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में थे। वहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, यानी दोनों देशों की आपस में वार्ता हुई, और इसमें इन्होंने पूरे क्षेत्र की समीक्षा की, मौजूदा क्षेत्रों में प्रगति का मूल्यांकन भी किया। मुख्य चर्चा के विषय इसमें क्या रहे, तो दोनों ने समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और सुरक्षा, यानी समुद्री क्षेत्र में कैसे सुरक्षा को बढ़ाया जाए और जागरूकता को बढ़ाया जाए कि हम हर समय निगरानी रख सके अपनी समुद्री सीमाओं पर कि कोई देश उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे सार्वजनिक जीवन में भी और हमारी सरकार और रक्षा क्षेत्र में भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी सुरक्षा और सहयोग की बातें ऑस्ट्रेलिया और भारत ने की है। संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, और उनके नाम भी आप लिख लीजिए कौन कौन से सैन्य अभ्यास हैं। तो इनके जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है
ओस इंड एक्सरसाइज और ओस्ट्रो हिंद, ये दो एक्सरसाइज जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती हैं। ओस्ट्रो हिंद अभी 2025 में कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। भारत की ओर से जो हमारी नेवल आर्मी है, यानी हमारा जो नौसेना है, उसने इसमें भाग लिया। दोनों नेताओं ने ओस्ट्रो हिंद, जो मैंने आपको रक्षा अभ्यास लिखवाया, रक्षा नीति वार्ता और 2+2 मंत्रिय संवाद। 2+2 मंत्रिय संवाद क्या होता है? तो 2+2 यानी दोनों देशों के दो नेता भारत के और दो नेता ऑस्ट्रेलिया के शामिल होंगे। और ये दो नेता कौन होते हैं? तो इसमें एक होते हैं हमारे विदेश मंत्री होते हैं, और एक होते हैं इसमें रक्षा मंत्री। ठीक है, जो हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये चारों मिलकर आपस में बैठक करते हैं। तो उस बैठक को हम 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के नाम से जानते हैं। इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो कैनबरा यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौते किए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। चर्चा का विषय साइबर सुरक्षा रही, समुद्री सुरक्षा रही और संयुक्त रक्षा निर्माण रहा, कि दोनों मिलकर हम रक्षा क्षेत्र में निर्माण भी करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हुआ? तो इसका उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन ए, समुद्री रक्षा, साइबर रक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास, इन सब पर चर्चा हुई। ठीक है, तो ये तो हुई क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ी हुई जानकारी। अब ये है रिचर्ड मार्शल, जो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं, और ये राजनाथ सिंह, जो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया अगर भारत के सापेक्ष में देखें तो किस दिशा में स्थित है? तो दिशा का ज्ञान मैंने आपको बताया था कि पहले जहां से हमें दिशा देखनी हो उस पर प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब हमें भारत से ऑस्ट्रेलिया की दिशा किस दिशा में है ये देखना है, तो हमने भारत पर निशान लगाया। और ये वाली दिशा हमेशा ईस्ट होगी, यानी पूर्व, और ये वाली पश्चिम। ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है और नीचे वाली साउथ। तो भारत से जब हम उत्तर दक्षिण पूर्व में चलते हैं तो यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आपको ये येलो कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी मैंने आपको बताई क्या है? तो कैनबरा इसकी राजधानी है। ठीक है, और बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया जो ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में है? तो ओशनिया महाद्वीप में, ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है। ओशनिया महाद्वीप को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी अगर आपसे ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूछे तो एक ही बात हुई। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशनिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और ये सारे छोटे छोटे देश आते हैं। ठीक है, और इस ओशनिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, यानी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम है विल्हेम पर्वत। विल्हेम पर्वत यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की कोजी ऑक्सी है। कोजी ऑक्सी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि ओशनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विल्हेम पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया देश में एक झील पाई जाती है। झील कौन सी है? तो झील का नाम है आयर लेक, यानी आयर झील। और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ओशनिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। और ये कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक, अगर बात करें यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो इस पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ये पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज, इस पर्वतमाला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को अगर हम दिशाओं में बांटें तो यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र में एक कृत्रिम संरचना उपस्थित है जो कोरल के द्वारा बनाई गई है। कोरल जिन्हें हम पॉलिप्स के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी ये संरचना है। ठीक है, ये संरचना जिसे हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, कोरल रीफ। और इसका नाम क्या है? इस कोरल रीफ का नाम है
ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर का मतलब क्या? महान बैरियर, यानी समुद्र के जो जहाज हैं ये किनारे तक नहीं आने देती, पर मतलब समुद्र में बनी हुई ये कृत्रिम संरचना है पहाड़ की जैसी, जो समुद्र के किनारे तक जहाजों को नहीं आने देती, इसलिए इसे बैरियर कहा जाता है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में दो खाने या खदानें बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एक सोने की खदानें हैं, किसकी? तो ये सोने की खदानें हैं, और इनका नाम क्या है? तो कुलगार्डी और काल गुरली। तो ये दो खदानें जो सोने की अभी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताई दिए, ऑस्ट्रो हिंद और ऑस्ट्री इंडेक्स। चलिए, तो ये हो गई हमारी पूरी जानकारी ऑस्ट्रेलिया की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में गाजा युद्ध विराम की घोषणा किसने की? दोस्तों, गाजा युद्ध विराम, अभी गाजा में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। लेकिन गाजा की जो ये घोषणा है, इसकी जानकारी से पहले मैं आपको गाजा का विवाद के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ये गाजा कहाँ पर स्थित है। तो गाजा अगर हम भारत से देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत। कहाँ पर है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। आप दिशाओं का ज्ञान आपको पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अगर भारत से हम पश्चिम की दिशा में चलते हैं तो पश्चिम में एक प्रायद्वीप पड़ता है, जिसे हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? वह भूमि का भाग जो तीनों ओर से समुद्र यानी पानी से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। वो भाग, वो पृथ्वी जो तीन ओर से पानी से घिरी हो। अब ये देखिए, यहाँ से पानी से घिरी है, यहाँ से भी घिरी है, यहाँ से भी घिरी है, यहाँ से भी घिरी है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रायद्वीप कहलाएगा। अब इस प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है, जो आपको छोटू सा देश यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है इजराइल। क्या नाम है इसका? इजराइल। ये इजराइल देश है। अब यहाँ पर इजराइल और यहाँ पर गाजा है। अभी हम देखेंगे गाजा, इजराइल कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर है जिसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तट पर स्थित एक छोटू सा देश जिसका नाम इजराइल है, उसमें अभी हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष था उसमें शांति समझौता हुआ है। अब वो समझौता क्या है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानेंगे कि दोनों के बीच जो ये विवाद हुआ है वो क्या है। दरअसल मामला है ये बहुत पुराना, ये मामला है ओटोमन साम्राज्य का। जब ओटोमन साम्राज्य ने अरब प्रायद्वीप पर कब्जा किया तो वहां पर एक क्षेत्र पर जो आज आपको फिलिस्तीन या इजराइल के बीच में संघर्ष का मैदान दिखता है, उससे भी बड़े भाग पर कभी यहूदी रहा करते थे। लेकिन जैसे ओटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ तो वहां से यहूदियों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। अब उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो एक इस्लामिक साम्राज्य था। इसके बाद यहूदी अपने देश के लिए इधर उधर भटकते रहे। अब बात आती है पहले विश्व युद्ध के दौरान की, जब 1914 से 1919 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जर्मनी की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। जर्मनी की इस हार में जो इस युद्ध के बाद कारण ढूंढे गए तो उसमें एक कारण देखने को मिला कि यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, यानी जो यहूदी जर्मनी में रहते थे उन्होंने जर्मनी का इस युद्ध में साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो इसके कारण पूरे जर्मनी में एक बात फैल गई कि यहूदी हमारे साथ नहीं है, वो देश के गद्दार हैं। ये भावनाएं बढ़ती रही। अब उदय होता है हिटलर का। हिटलर के उदय के बाद तो हिटलर ने ये भावना को और विस्तार कर दिया कि यहूदियों ने देश के साथ गद्दारी की थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहां जर्मनी ने सभी देशों पर एक साथ अटैक कर दिया और उसका साथ इटली और जापान दे रहे थे, तो जर्मनी में स्थित जो उपस्थित यहूदी थे उनका हिटलर ने नरसंहार किया। उनको गैस चैम्बर में भरकर, यानी छोटे छोटे कमरों में भरकर उनमें गैस का रिसाव कर दिया, यानी गैस को छोड़ दिया, जिससे वो वहीं पर मर गए। इस घटना को हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं।
लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने यहूदियों से ये कहा था कि आप अगर हमारा साथ देते हैं तो आपको हम इस युद्ध में जीत के बाद अपना देश देंगे, यानी उनको रहने के लिए एक देश देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, यानी जो ब्रिटेन है उसकी विजय होती है। उसके बाद उसने अपने उपनिवेशों को छोड़ना शुरू किया, जिसमें हम भारत की आजादी को भी पढ़ते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने उनसे अपना देश मांगा तो उन्होंने एक छोटा सा क्षेत्र जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर था, जो आपको सफेद सफेद यहां पर दिख रहा है, ये क्षेत्र देते हैं किसको? यहूदियों को ये क्षेत्र दिया जाता है, क्योंकि यहूदियों का मानना था कि हम पहले से यहीं पर रह रहे हैं तो हमें यही क्षेत्र दिया जाना चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपने वादे के मुताबिक उनको यहाँ पर क्षेत्र दिया। तो ये जो आप सफेद सफेद क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं, उस समय यहूदियों को दिया गया क्षेत्र था। और ये जो आप ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन ये था 1947 में। 1947 के बाद 1967 में इजराइल तमाम जो मुस्लिम जगत के बड़े देश थे उनके साथ युद्ध करता है और 6 दिन में ही उनको सबको इकट्ठा हरा देता है। उसके बाद नक्शा बदल जाता है और भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब ये जो सफेद वाला आपको क्षेत्र दिख रहा था, ये था इजराइल, और ये ग्रीन वाला जो बचा फिलिस्तीन, यहां से यहां तक यही बचा, यानी इस पर इजराइल में कब्जा कर लिया। उसके बाद जब हम 1949 से 1969 में ये क्रम बढ़ता रहा और फिलिस्तीन सिमटता रहा, इजराइल बढ़ता रहा। अब वर्तमान में स्थिति ये थी, ग्रीन वाला ये क्षेत्र जो अभी इजराइल के कब्जे से बाहर है, जिसे हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, ये वाला क्षेत्र वेस्ट बैंक कहलाता है। कौन सा? वेस्ट बैंक। तो जो आपको ये डॉट डॉट ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है, हरा क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? ये है वेस्ट बैंक। और ये जो आपको छोटू सा इधर क्षेत्र दिख रहा है, ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। इसे हम गाजा के नाम से जानते हैं, गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। तो अभी गाजा स्ट्रिप और ये हमारा वेस्ट बैंक, दोनों को मिलाकर हम फिलिस्तीन देश के नाम से जानते हैं। अब गाजा में यहां पर एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन जिसे हम हमास के नाम से जानते हैं। और ये हमास जो फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई लड़ता है और कहता है कि फिलिस्तीन के लोगों को मैं उनका देश दिलाऊंगा, ऐसा करके एक संगठन बना जिसे हम हमास के नाम से जानते हैं। अब हमास क्या करता है, यहाँ पर एक दिन यहूदियों का 2023 में 24 में क्या चल रहा था, एक त्योहार मना रहे थे, यानी एक पार्टी थी। तो हमास के लोग यहाँ पर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। अटैक इतना बर्बर था कि उन्होंने वहां की जो औरतें थी उनको भी नंगा गाड़ियों पर घुमाया। ऐसा इन्होंने इस पर अटैक किया और कुछ लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर कहां पर ले गए? गाजा स्ट्रिप में ले गए। अब ये गाजा पट्टी में हमास के लोगों ने बहुत लंबे समय से क्या किया हुआ है, अंदर जमीन के टनल बनाई हुई है जहां पर उन्होंने बंधकों को छुपा लिया था। इसके बाद इजराइल ने इस पर भयंकर अटैक किया और लगभग गाजा पट्टी को समाप्त ही कर दिया। वहां पर सारे मकान, दुकान, लोग सब व्यर्थ हो गए। यानी एक तरह से कहें तो पूरी तरह से गाजा को ध्वस्त करने का काम इस बार इजराइल ने किया। लेकिन इजराइल के इतना सब कुछ करने के बाद भी हमास जो है वो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ये दबाव बनाते रहे कि बंधकों को छोड़ा जाए, लेकिन हमास छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी हार मुस्लिम जगत में देखी जाए और उसकी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ, इसी बीच इजराइल ने कतर पर भी अटैक कर दिया। कतर जो एक क्या है, अरब प्रायद्वीप में स्थित देश है, जो किसके लिए जाना जाता है, तो मध्यस्थता केंद्रों के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कतर, जो कहां पर है, ये रहा दोहा कतर, छोटू सा देश पिंक कलर में, जो दुनिया भर के देशों में मांडवाली करने के लिए जाना जाता है। यानी दो पार्टी आती है और यहाँ पर बैठकर मीटिंग करके अपने मसलों को सुलझा लेती है। तो ये कतर जो हमास के लोगों को शरण दिए हुए था, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इजराइल को कि वो बंधकों को रिहा करवा ले। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या किया, कतर पर ही अटैक कर दिया, जिससे कतर को घुटने टेकने पड़े। सारे मुस्लिम राष्ट्रों को एक साथ आकर कहना पड़ा कि भाई अब शांति समझौता किया जाना चाहिए, नहीं तो इजराइल सबको मार देगा।
इसी बीच अब दोनों के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या क्या किया गया है, तो इस समझौते में गाजा शांति योजना को बनाया गया है। और ये योजना क्या है, ये एक चरणबद्ध तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करेगी। इसके पहले बिंदु, 4 बिंदु क्या है, तो इसके 4 बिंदुओं में से एक बिंदु बंधकों की रिहाई, जो मैंने आपको बताया, जो बंदी हैं इजराइल के लोग हमास के पास, उनको छोड़ा जाएगा। सैनिकों की वापसी होगी, यानी इजराइल जो गाजा में अपनी सेना घुसा चुका है वो वहां से सेना निकालेगा, उधर से हमास अपने बंधकों को छोड़ देगा। मानवीय राहत गाजा में पहुंचेगी। जो गाजा में नरसंहार जैसे हालात हैं उनको बचाव के लिए अभी वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाएंगे यूएन की एजेंसियां। कैदियों की अदला बदली होगी, यानी हमास के लोग जो इजराइल के कब्जे में है और इजराइल के लोग जो हमास के कब्जे में है, दोनों आपस में उनकी अदला बदली करेंगे। इस मध्यस्थता के पीछे कौन कौन है, तो अमेरिका ने ये मध्यस्थता कराई, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसकी मीटिंग कहाँ हुई, मिस्र में हुई। तो ये मीटिंग शर्म अल शेख मिस्र में हुई। कतर ने भी इसमें क्या किया, अपना योगदान दिया है, क्योंकि कतर भी पीड़ित था। ठीक है, अगर कतर योगदान नहीं देता तो कौन मानेगा कि मध्यस्थता करता है ना, तो उसको भी बीच में आना पड़ा। इस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या रही, तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक शांति उपलब्धि पर बधाई दी। ट्रंप को बधाई दी क्योंकि ट्रंप चाह रहे थे कि उन्हें शांति पुरस्कार मिले कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए। अब भारत ने तो उनके मुंह पे चांटा लगा दिया था कि भाई तुमने हमारा युद्ध नहीं रुकवाया, हम तुम्हें दद्दा नहीं बनने देंगे, अपना घर में रहो, हम अपना मसला अपने आप समझा लेंगे। लेकिन अब इसका क्रेडिट ट्रंप को जा रहा है। और अमेरिकी नेतृत्व वाले मध्यस्थ प्रयास की कूटनीतिक सफलता और मध्य पूर्व में राजनीतिक संभावित मोड़ को देखा जा रहा है, यानी अब इससे शांति हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है इस समझौते के बाद। तो कहां पर किसने समझौता कराया, तो अमेरिका ने समझौता कराया। किस किस के बीच समझौता हुआ है, तो समझौता हुआ है इजराइल और हमास, दोनों के बीच समझौता हुआ है। स्थान कहां पर था जहां पर समझौता हुआ, तो शर्म अल शेख स्थान पर समझौता हुआ। ये कहां पर है, तो ये मिस्र में है, मिस्र। साथ ही इसमें समझौते में कौन कौन शामिल था, तो यूएसए अमेरिका प्लस मिस्र, क्योंकि वहां पर तो समझौता हुआ ही है, और प्लस कतर, क्योंकि कतर में ही हमास के आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है और वहीं पर वो रहते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया। अब हमने कितने देश पढ़े, तो हमने पढ़े जितने देश उतने हम अभी फिर से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा देश पढ़ते हैं, तो ये है हमारा अमेरिका। ठीक है, ये हमारा अमेरिका देश है, जो किस महाद्वीप में है, जो हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दरअसल ये पूरा महाद्वीप क्या कहलाता है, तो ये पूरा महाद्वीप कहलाता है अमेरिकी महाद्वीप। और इस महाद्वीप के 2 हिस्से हैं, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका और ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अभी उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है, तो डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, डॉलर इसकी मुद्रा हो गई। साथ ही अगर बात करें इसकी सीमा, तो इसकी नीचे वाली सीमा ये जो है ये किससे मिल रही है, तो नीचे देश है मैक्सिको। तो आपसे कोई पूछे कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा किससे मिल रही है, तो मैक्सिको देश से। और यहाँ पर इनके बीच में जो प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है वो कौन है, तो रियो डी ग्रांडे नदी दोनों के बीच सीमा बनाती है। और इसकी उत्तरी सीमा किससे मिल रही है, तो इसकी उत्तरी सीमा यहाँ पर कनाडा से मिल रही है। ये ऊपर देश हो गया कनाडा देश से इसकी सीमा मिल रही है। और ये कनाडा देश जो इनके बीच में सीमा बनाता है वो है उत्तरी अक्षांश। जैसे हम पृथ्वी को अक्षांशों में बांटते हैं, तो इनके बीच से यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो दोनों के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब दोनों के बीच में आपको यहाँ पर 5 झीलें दिख रही होंगी, दोनों की सीमाओं पर 5 झीलें आपको दिख रही होंगी, जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 ग्रेट लेक यानी 5 महान झीलें। और ये कौन कौन सी हैं,
तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पहली झील जो हमें पड़ेगी उसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर पहली झील। सुपीरियर से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो दूसरी झील पड़ती है मिशिगन। मिशिगन मिशिगन के बाद अगली झील ह्यूरॉन, फिर इरी, और लास्ट में जो झील पड़ती है उसका नाम है ओंटेरियो। ओंटेरियो झील। अगर बात करूं यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला की, तो इसकी पश्चिमी क्षेत्र पर एक रॉकी पर्वतमाला है। रॉकी पर्वतमाला इसके उत्तरी क्षेत्र पर है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिशोरी नदी। मिशोरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और मिशोरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी। ये मिसिसिपी जब समुद्र में गिरती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। और ये डेल्टा कैसा है? तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो ये जो डेल्टा बनाती है ये विश्व की एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। अब बात करें उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो इसका एक राज्य है अलास्का। यहाँ पर आपको कनाडा के बाद एक राज्य दिख रहा होगा, यह है अलास्का। और अलास्का में एक चोटी है जिसका नाम है माउंट डेनाली। और ये और अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तो ये पूरी जानकारी हुई अमेरिका के बारे में। अब हमने एक देश पढ़ा जिसका नाम था मिस्र। मिस्र कहां पर है ये देख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा महाद्वीप? तो ये हुआ हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? तो ये वाला है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में ये आपको जो दिख रहा है देश इजिप्ट, इसको हम मिस्र के नाम से जानते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और जो अपने पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है, यानी गीजा के पिरामिड के लिए प्रसिद्ध ये। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। नील नदी। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और इसे मिस्र का वरदान, यानी मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इस मिस्र को ही नील नदी का वरदान के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर आपको अफ्रीका के उत्तर में एक सागर दिख रहा होगा जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के यहां से और यहां पर है लाल सागर। लाल सागर। अब भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने के लिए मिस्र की जमीन को काटकर एक नहर का निर्माण कराया गया है, क्योंकि पहले जब लोग जाते थे तो इतना लंबा सफर काट के जाना पड़ता था। अब यहाँ से लाल सागर से अगर यहाँ से नहर बना दी जाती तो सीधे यहाँ पर पहुंचने का यानी बहुत लंबा सफर बचने वाला था। तो इसको काटकर यहाँ पर एक नहर बनाई गई जिसे हम स्वेज कैनाल या स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और ये किस देश में स्थित है? तो मिस्र देश के अंदर स्थित है और जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर से नीचे है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि है जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, बाब अल मंदेव, और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो ये हो गई। अब बात करें इजराइल की। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी जो भारत मानता है वो है तेल अवीव। तेल अवीव इसकी राजधानी मानता है, जबकि यूएसए और इजराइल ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया है? तो यरूशलेम को अपनी राजधानी बताया है। लेकिन भारत किसे मानता है? तेल अवीव को मानता है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। और जो यहाँ की संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो नेसेट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेसेट के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर आपको एक झील भी दिखाई दे रही होगी। चलिए, हमने दूसरा मैप देखा था ना इजराइल का, तो हम उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? एक झील दिख रही है। कहाँ पर? सभी मैप में दिख रही है। कहाँ पर क्या है? तो ये वाली जो झील है
ये कौन सी है? तो ये है मृत सागर। किस नाम से जानते हैं हम इसे? मृत सागर के नाम से। मृत सागर ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, विश्व की दूसरी सबसे खारी और विश्व का सबसे निचला बिंदु है। एशिया की सबसे खारी और एशिया का भी सबसे निचला बिंदु है, जिसका नाम है मृत सागर। और ऊपर है गैलीलियो, गैलीलियो सागर, गैलीलियो सागर। और दोनों के बीच में क्या है? एक नदी है जिसे हम जॉर्डन रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक के किसके पूर्वी हिस्से पर है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा? तो अभी क्या हुआ है दोस्तों? अभी ब्रिटेन और भारत के बीच समझौता हुआ है। समझौता क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रिटेन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल, ब्रिटेन का सबसे बड़ा दल जो भारत की यात्रा पर है, और किसके साथ आया है? तो यहाँ के जो पीएम है, ब्रिटेन के पीएम, जिनका नाम किर स्टारमर है, स्टारमर, ये यहाँ पर भारत की यात्रा पर हैं और अब तक के सबसे बड़े दल के साथ वो भारत पहुंचे हैं और भारत के साथ वो अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि भारत के साथ अभी जो उन्होंने व्यापार समझौता किया है उससे दोनों देश तरक्की करें, क्योंकि भारत से इस समय कोई नाराज होकर देश नहीं रह सकता। ये गलती अमेरिका कर चुका है, उससे पहले कनाडा ने की थी, कनाडा अपने घुटनों पर आया, अब अमेरिका कर रहा है। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ट्रंप को पलटते हुए, जो अपनी पलटने की आदत के लिए जाने जाते हैं, थोड़े दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी किसके लिए समझौता हुआ है? तो उन्नत दूरसंचार और 6G नेटवर्क सुरक्षा के क्षेत्र में किसने समझौता किया है? भारत और ब्रिटेन ने। तो भारत के जो वो ब्रिटेन के जो पीएम है वो कीर स्टारमर किसकी? तो भारत की यात्रा पर थे, भारत की यात्रा पर। अब इस यात्रा के दौरान इन्होंने एक समझौता नहीं किया, इन्होंने बहुत सारे समझौते किए हैं। ठीक है, अब इनकी यात्रा खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर ही लिख लीजिए, इनकी यात्रा समाप्त किसके द्वारा हुई? तो इनकी यात्रा समाप्त हुई विश्व फिनटेक समिट, फिनटेक समिट जो कहां पर हुई? जो मुंबई में हुई, मुंबई, इसके द्वारा इनकी यात्रा समाप्त हो चुकी, यानी अपने घर जा चुके हैं। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया कि अब इनकी यात्रा के जितने भी सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको सबको आपको पढ़ा सकूं। तो ये कीर स्टारमर है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हुए। अब इनकी मुख्य उपलब्धि इस यात्रा की क्या कर रही? तो इन्होंने क्या क्या किया है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में, यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता किया, जिसमें क्या करेंगे? भारत और ब्रिटेन कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। यानी क्या करेंगे? कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे, जो आपका क्वेश्चन भी था। तो भारत और ब्रिटेन कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। भारत ब्रिटेन संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की भी स्थापना करने वाले हैं। यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ और ITISM धनबाद का नया सैटेलाइट कैंपस घोषित करने की, वो स्थापित करने की भी घोषणा किए हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ है। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश क्या प्रयास करने वाले हैं? तो ये लैंगस्टर यूनिवर्सिटी के बेंगलोर कैंपस के लिए अभिप्राय पत्र सौंपा गया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं। वहीं गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर गुजरात में स्थित है, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यानी जो सरे का विश्वविद्यालय है, कि कैंपस खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है कि सरे की यूनिवर्सिटी कहां पर? गांधीनगर में आकर अपना कैंपस खोल सकती है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में क्या क्या दोनों के बीच में समझौते हुए हैं? तो व्यापार और निवेश में भारत और ब्रिटेन CEO फोरम की पुनर्गठित बैठक का उद्घाटन किया गया कि दोनों जो यहाँ पे मुख्य मुख्य CM है आपस में बैठे और बातचीत करें कि भारत में व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी बातचीत की गई है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र है जिन पर बातचीत की गई। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा इसका उत्तर होगा उन्नत दूरसंचार और 6G और नेटवर्क सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है?
कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा, भारत और ब्रिटेन, ठीक है, दोनों के बीच में। तो कौन आए थे? तो किर स्ट्राइमर यहाँ पर अभी आए थे। अब बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन कहाँ पर स्थित है? तो ये जो ब्रिटेन है ये है हमारे एशिया वो अब यूरोप महाद्वीप में स्थित। देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो ये वाली, तो इधर वाला क्या हुआ? यूरोप, और इधर वाला हुआ एशिया, ठीक है, ये पूरा हुआ एशिया, ठीक है। ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप हुआ, ये अफ्रीका, इधर मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका, और ये हुआ साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिक और ऊपर आर्कटिक, ये हमारे साथ के साथ महाद्वीप हुए। अब यूरोप में यहाँ पर एक देश स्थित है, इसको हम एक बार जूम कर लेते हैं, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। यूरोप के पश्चिमी हिस्से पर एक देश स्थित है जिसका नाम है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। असल में ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है, 3 देशों का समूह है। कौन कौन से? तो देश तो कौन सा है? इंग्लैंड, इंग्लैंड देश है। अब यहाँ पर आप एक नाम जानते होंगे, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का समूह है, जिसमें पहला देश इंग्लैंड, फिर वेल्स और फिर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, इसको हम तीनों देशों को अगर मिलाकर बोलें तो किस नाम से जानते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। एक आपने सुना होगा यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या आता है? अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन के देशों के साथ अगर हम उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दें, उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दें, तो कौन सा देश बनेगा? तो ये देश होगा यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम, ये आपको पीला पीला दिख रहा है, तो ये आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा भी इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है, और ये किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। यहाँ पर यूरोप से जो हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसको अलग करने के लिए यहाँ पर आपको पानी दिख रहा होगा। इस पानी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और इंग्लिश चैनल किसको जोड़ रहा है? तो यहाँ पर है ये उत्तरी सागर, उत्तरी सागर को जोड़ता है किससे? अटलांटिक सागर से। अटलांटिक सागर से जोड़ने वाला कौन सा है? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल में भी एक हिस्सा जो यहाँ पर है उसको हम डोवर जल संधि के नाम से जानते हैं, डोवर जल संधि। और ये डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इस इंग्लिश चैनल को लोग तैरकर भी पार कर लेते हैं, और उसे तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे, और पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में किन देश भारतीय बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? दोस्तों हमारे यहाँ पर एक है नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी वर्तमान में इसके मंत्री हैं। तो हमारे नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी। अभी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने 3 जो हमारे पोर्ट हैं यानी बंदरगाह हैं। अब बंदरगाह क्या होता है? वह स्थान जहां पर हमारा पानी का जहाज आकर रुकता है ना। जैसे बस आकर रुकती है बस स्टैंड पर, ठीक, तो वो उसका अड्डा हुआ। पानी के जहाज का अड्डा बंदरगाह हुआ, जहां पर वो आकर रुकेगा, अपना सामान उतारेगा, लोड करेगा, डीजल पेट्रोल जो चाहिए उसको भरवाएगा, यात्री बदलेगा, जो करेगा वो कहाँ करेगा? बंदरगाह पर करेगा। तो अभी हमारे 3 बंदरगाह को हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है दीनदयाल उपाध्याय, और ये कहां पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। एक है वी चिदम्बरनार, और दूसरा है पारादीप, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और पारादीप हमारा
कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। ठीक है, तो 3 बंदरगाहों को अभी हमारे क्या किया गया है, तो ये हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। दरअसल हाइड्रोजन हब क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन मानते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर 2023 में एक क्या चलाई गई थी, तो ग्रीन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया गया। कब चलाया गया, तो इसको हमने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसे हमने 2023 में चलाया, 23 में। और इसका लक्ष्य क्या था, किसके द्वारा, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या उद्देश्य था, तो वर्ष 2030 तक हमने कुछ लक्ष्य रखे थे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारत को 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाना, यानी नेट कार्बन उत्सर्जन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो कार्बन एमिनेशन यानी उत्सर्जन के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका लक्ष्य भारत ने रखा है 2070 तक। इसका मतलब होता है 2070 तक हम ऐसा देश बन जाएंगे जो अपना जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही सौंप लेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेट कार्बन उत्सर्जन देश। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हम जितना उत्सर्जित करेंगे उतने को हम हजम भी कर लेंगे, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए लक्ष्य क्या रखे गए, तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन की क्या करनी पड़ेगी, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से हम कार्बन के उत्सर्जन से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। तो हमने प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्सर्जन यानी उत्पादन हाइड्रोजन का बढ़ा देंगे, ऐसा हमने कब तक कहा है, 2030 तक कहा है। जीवाश्म ईंधन यानी जो हमारे तेल हुए, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी हमारे कोयला, तो जीवाश्म ईंधन है, इनके आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत कर लेंगे। यानी हर साल हमारे देश का इतना पैसा हमारे इस ईंधन को खरीदने में लगता है, जिससे हम और अपने विकास के कार्य कर सकते हैं। 6 लाख से अधिक रोजगार इससे बनेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी, जिससे 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश भी बढ़ने वाला है। यानी इसके द्वारा हमारे यहाँ पर निवेश बढ़ेगा हाइड्रोजन के उत्सर्जन में। और अब हाइड्रोजन को हम कहते क्या है, तो 3 तरह की हाइड्रोजन होती है। एक होती है ग्रे हाइड्रोजन। अगर मान लो हाइड्रोजन का हम उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करने में हमने बिजली का प्रयोग किया और वो बिजली कोयले से बनकर आ रही है, तो उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि उस कोयले के बनने से कार्बन निकल रहा है। यानी हाइड्रोजन बनाने में अगर कार्बन निकले तो भी वो ग्रे कार्बन हुआ। उसके बाद एक होता है ब्लू कार्बन, ब्लू हाइड्रोजन, जिसमें अगर हम हाइड्रोजन बना रहे हैं और उससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और उस कार्बन को हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, यानी हवा में नहीं जाने दे रहे, इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम नीला हाइड्रोजन, ये ब्लू हाइड्रोजन। और हमने किसकी बात की है, हमने की है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन यानी हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं और उसके उत्पादन में जो हमने बिजली का उपयोग किया है वो भी ऐसी बिजली है जिससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ, यानी वो भी क्या है, हरित ऊर्जा है। जैसे सोलर प्लेट से बनाई गई ऊर्जा, अगर हम सोलर प्लेट से बनाई गई बिजली से हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हरित हाइड्रोजन कहते हैं। तो तीनों हाइड्रोजन आपको समझ आ गए होंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसको अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है भविष्य का ईंधन। इसको हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। साथ ही हाइड्रोजन को हम आवर्त सारणी का आवारा ग्रह भी कहते हैं, आवारा ग्रह भी कहते हैं। इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने, 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को हम प्रोटीनियम के नाम से जानते हैं, 1H2 को हम ड्यूटीरियम और 1H3 को हम ट्रिटिरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन के बारे में पूरी जानकारी। अब क्या हुआ है, हमारे 3 बंदरगाह को
ये नामित किया गया है। तीनों बंदरगाह के हमने नाम आपको लिखा दिए, एक बार आप लिखना चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। और वो क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात, वी आर चिदम्बरम तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट उड़ीसा। ठीक है, तो ये हमारे बंदरगाह जहां मैंने आपको बताया सामान जहाज में से उतरता और चढ़ाते हैं, उसको हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके लिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह लेकर आया हूं जो भारत में स्थित है। जैसे आपको ये कांडला पोर्ट, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ऐसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं, एक नेवा सेवा और मुंबई, ये कहाँ पर हैं, तो ये महाराष्ट्र के 2 पोर्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये अरब सागर में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे अरब सागर में स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं। मुरमुगांव ये गोवा का है, साथ ही न्यू मंगलुरु, कौन सा, नीचे वाला न्यू मंगलुरु, ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। ठीक है, कोची बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, ये केरल का है। ठीक है, उधर चेन्नई में, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं। जो प्रमुख प्रमुख बंदरगाह हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसको नेवा सेवा को हम JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। और पारादीप जो मैंने आपको पढ़ाया वो कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, आप इनको इनके राज्य के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में ये स्थित है। जैसे आप पारादीप का नाम देके पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा श्री कृष्ण संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान से संबंधित और महाभारत से संबंधित जो हमारा विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसका विस्तार करने के लिए जो हरियाणा सरकार है उसने क्या किया है, तो हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण और प्लस महाभारत, जो महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो धरोहर हैं इनका विकास कर सकें, और इससे क्या होगा, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को हरियाणा में बढ़ावा मिलेगा। तो ये काम किया गया है। काम कहाँ किया गया है, कुरुक्षेत्र, जिसे हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां पर यह कार्य किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध से संबंधित है। अभी क्या होगा, यह संग्रहालय उनके अवतार और महाभारत काल के सांस्कृतिक संबंध को प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। वर्तमान में भवन स्थानांतरण इसका 1991 में किया गया था। आप सिर्फ ये याद रखेंगे कब इसकी स्थापना की गई थी। इसके 2 विस्तृत, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक की स्थापना 2012 में की गई, और अब जो इसके चौथे ब्लॉक की क्या हुआ है, स्थापना की जा रही है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो दिल्ली से मिलता हुआ राज्य है, ये रहा आपका हरियाणा, दिल्ली से बॉर्डर साझा करता हुआ कौन क्या है, राज्य हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और यहाँ का हाई कोर्ट भी कहाँ पर ही है, चंडीगढ़ में है। ठीक, यहाँ के जो CM हैं वो नायब सैनी यहाँ पे CM है, जो अपने बॉर्डर किससे साझा करता है, हरियाणा अपने बॉर्डर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब और राजस्थान से अपने सीमा साझा करता है। अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं असीम घोष, प्रोफेसर असीम घोष यहाँ के क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करें यहाँ के लोक नृत्य, यानी लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लोक नृत्य जो किए जाते हैं वो है रासलीला, रास सांग, घूमर, रासलीला। तो ये क्या हुए, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हुए। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो सुल्तान यहाँ का क्या है, नेशनल पार्क है।
सुल्तानपुर, कालेसर और सिंबल 12। सुल्तानपुर, कालेसर और सिंबल 12 यहाँ के क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, बात करूं यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें, जो राज्यसभा की यहाँ पर 5 है और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें। तो 10 सीटें, 10 5 90, 10 5 90, 11 है कि 90 है, एक बार चेक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली घोषणा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई को अपनाने वाला मंच कौन सा है। तो अभी क्या हुआ है, एराई सिटी फोरम ने दिल्ली घोषणा पत्र की क्या की है, अपनाया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, आप मोटा मोटा समझ सकते हैं, जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। अभी क्या होता है, जैसे वैश्विक स्तर पर हम कोप का यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसका आयोजन करते हैं, तो उसको निचले स्तर पर यानी स्थानीय लेवल पर उसको लागू किया जाए, उसके लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये एराइज हुआ, एप्टीट्यूड, रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबल और इक्विटेबल, इनका ये इसकी फुल फॉर्म हुई। और इसकी संस्था जो है यह ICLIEI साउथ एशिया, इसने इसको क्या किया, आयोजन किया है। और 2025 में संस्करण जो फ्रॉम भारत टू बेलम पर विषय पर आधारित है, इसमें नगरपालिका, राष्ट्रीय वैश्विक हितधारक शामिल हुए हैं। यानी कोप घोषणा COP 20 को प्रस्तुत किए जाने वाला सामूहिक परिणाम है। तो यानी जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पर्पल फेयर 2025 तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो पर्पल फेयर हाल ही में गोवा में मनाया गया, गोवा में मनाया गया। कौन सा है, पर्पल फेयर, पर्पल फेयर 2025 गोवा में मनाया गया। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा में 2 जिले हैं, सिर्फ 2 जिले हैं, कहाँ पर, गोवा में। गोवा जो हमारे अरब सागर में, अरब सागर तट पर स्थित है। ठीक है, तट पर है गोवा, जो हमें 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया। और कई बार इसका ऑपरेशन पूछा जाता है, तो ऑपरेशन विजय द्वारा हमने पुर्तगालियों से किसे, गोवा को आजाद कराया। गोवा में पुर्तगाली सबसे बाद में 1961 में गए और लगभग 1510 में इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया, तो अधिकार इन्होंने 1510 में किया। और इस समय इनका गवर्नर कौन था, तो पुर्तगाली गवर्नर उसमें अल्फांसो डी अल्ब्रुक था, डी अल्ब्रुक बुकर यहाँ का क्या था, गवर्नर था। और उन 1530 में पुर्तगालियों ने क्या बनाया, गोवा को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया कब, 1530 में। और इस समय इनका गवर्नर कौन था, तो पुर्तगाली इस समय नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा इनका क्या था, उस समय गवर्नर था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ये किससे संबंधित है, तो वैश्विक जलवायु के लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई, ये लिख लीजिए, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी गोवा की भी जानकारी आपको मिल गई है, और इसके लिए इससे संबंधित जानकारी सब मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो ये है हमारा पर्पल फेस्टिवल, जो कहाँ पर मनाया गया, तो ये गोवा में हाल ही में मनाया गया। अगर बात करूँ इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम जो डिसाइड की गई वो समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण, ये इसकी वर्तमान थीम रखी गई 2025 में। गोवा कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, नीचे कौन सा है, कर्नाटक, ऊपर हो गया महाराष्ट्र, इनसे दोनों का बॉर्डर साझा करता है। इसकी राजधानी क्या हुई, पणजी हुई। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम है।
यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है पशुपति अशोक गजपति राजू, है ना, एक ही नाम है। कभी आप 2-3 नाम सोच रहे हो, एक ही नाम है, पशुपति अशोक और गजपति राजू, ये यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करूं यहाँ के भाषाओं की, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी, अब आपसे पूछे कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो गोवा की। कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली और अंग्रेजी, हिंदी और हिंदी, इतनी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ के नृत्य की, तो गोवा के कौन कौन से नृत्य हैं, तो गोवा में कुंभी मांडी, कुंभी मांडी, झागोर, कुंभी मांडी, झागोर, खोल टकनी, खोल टकनी, तो ये कहाँ के हैं, गोवा के नृत्य हुए। यहाँ की बात करूँ अगर सीटों की, तो यहाँ पर चलिए आज इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज कौन सी महिला जीती है, तो कौन सी महिला जीती है, तो ये जीती है भारत की शेरी सिंह। तो कौन सा है, मिसेज यानी शादीशुदा, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स 2025, तो कौन बनी है, शेरी सिंह बनी है, शेरी सिंह। अच्छा, ये मिस यूनिवर्स आपने सुना होगा, मिस यूनिवर्स अलग होता है और मिसेज यूनिवर्स अलग होता है। ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स जो भारत की पहली कौन थी, तो फर्स्ट जो आपकी भारत की बनी थी वो थी सुष्मिता सेन। और बात करूं भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, मिस वर्ल्ड 1966 में बनी थी, जिनका नाम था रिया फरे। क्या नाम था, जिनका नाम था रीता फारिया, रीता फारिया। उसके बाद 94 में बनी ऐश्वर्या राय। ठीक है, और फिर उसके बाद कई बनी, तो पहले आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारी जो अभी मिसेज यूनिवर्स चुनी गई है। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है हमारे मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस मनीला में इसका आयोजन हुआ। फिलीपींस जो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये ल्यूजॉन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मनीला इसकी फिलीपींस की राजधानी हो गई। मनीला में क्या है, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, साथ ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने किन कंपनियों के वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका ग्रहण की है, तो माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक की क्या की है, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। ये ऋषि सुनक हैं जो भारतीय मूल के हैं, पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, इनके रहने पर भारतीय लोगों ने बहुत सारे मीम बनाए, जैसा कि अंग्रेज जब यहाँ पर रहते थे तो वो बोलते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउ, अपनी बिल्डिंगों पर वो लगा के रखते थे। जब ये बने तो लोगों ने इनके मीम वायरल किए इनके कुत्ते के साथ, कि ब्रिटेन के जो सबसे बड़ा पद है, जो सबसे बड़ा पद ब्रिटेन का है, वहां पर भारत भी है और अपने कुत्ते को लेकर उसमें रहता है। तो अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास स्ट्राइक ग्रुप अभ्यास आयोजित किया है, तो अभी भारत और ब्रिटेन के बीच एक अभ्यास आयोजित हुआ है जिसका नाम है कोंकण। कोंकण अभ्यास अभी भारत ने किसके साथ, तो ब्रिटेन के साथ आयोजित किया है। ब्रिटेन के साथ भारत 2 अभ्यास और करता है जिसका नाम है अजय वॉरियर और इंद्रधनुष, 2 युद्ध अभ्यास और भारत इनके साथ करता है। ठीक है, तो ये भारत ने अभी युद्ध अभ्यास किया है, ये हमारा शिप जो इनके युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक्स जीके को पढ़ाया।
तो आशा करता हूँ मेरा प्रयास ये आपको पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।